हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू डीएलसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास वर्क है चैप्टर नंबर 3 मनी एंड वैल्यू, लेक्चर नंबर 7 है। और आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है कि सर मुद्रा की मांग क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति क्या होती है और उसका माप क्या होता है। ठीक है, यानी कि डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो चलिएगा थोड़ा पर बात से हम लोग टॉपिक्स पे चलते हैं। और किसी भी प्रकार का किसी भी पॉइंट पर पर्टिकुलर टॉपिक्स पर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलेगा। सर मुद्रा की मांग, व्हाट इज द डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग क्या होती है। तो ध्यान रखना, मुद्रा की मांग पर आने से पहले आप लोगों को समझना होगा किसको, वस्तु की मांग को, कि सर वस्तु की मांग होती क्या है। हम लोग वस्तु की मांग क्यों करते हैं, क्या जरूरत है हमें वस्तुओं की। तो सिंपल सा आंसर है, हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, हमें अपनी उपयोगिताओं को पूरा करना है, हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना है, हमें संतुष्टि प्राप्त करनी है, सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग वस्तु की मांग करते हैं। यानी कि भूख लगी तब हम लोगों ने खाने की डिमांड की, जब हमें पहनने के लिए कपड़ों की जरूरत हुई तब हम लोगों ने कपड़ों की मांग की। ठीक है, और जब मान लीजिएगा पहले चलने के अंदर में आलस आनी शुरू हो चुकी थी तब हमने गाड़ियों की डिमांड की। ठीक है, यानी कि हम लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं की मांग करते हैं। अब सर वस्तुओं की मांग कोई फ्री में तो होती नहीं है। वस्तुओं की मांग कब पूरी होती है, जब हमारे पास में मुद्रा होती है। जब मुद्रा होगी तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तुओं की मांग को पूरा कर सकते हैं, वस्तुओं को उपलब्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब सर हम मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, क्या जरूरत है हमें मुद्रा की मांग। तो जाहिर सी बात है, हम अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। ठीक है, तो देखना मुद्रा की मांग हम इसीलिए करते हैं ताकि उसकी सहायता से वस्तु और सेवाएं प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। समझ में आ चुका है। ठीक है सर, किसी समय विशेष पर मुद्रा की मांग उस देश में विनिमय के लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि पहले भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। ठीक है, और आज भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। डिफरेंट क्या हुआ, पहले चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली, लेकिन आजकल हो चुका है क्या, विनिमय का माध्यम, यानी कि मुद्रा का माध्यम हो चुका है। ठीक है, अब आजकल वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं चलती है, आजकल मुद्रा के माध्यम से विनिमय होता है। ठीक है, यदि वस्तु और सेवाओं की मात्रा में कमी होगी या वृद्धि होगी तो मुद्रा की मांग में भी क्या होगी सर, कमी और वृद्धि हो सकती है। चाहे इस बात है, मार्केट के अंदर अगर वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो मुद्रा की भी मांग बढ़ेगी, अगर मार्केट के अंदर वस्तुओं की मांग कम होगी तो मुद्रा की भी मांग क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, जब मार्केट के अंदर वस्तुओं की डिमांड बढ़ रही है तो मुद्रा की भी डिमांड बढ़ेगी, अगर वस्तुओं की मांग कम होगी, डिमांड कम होगी तो मुद्रा की भी डिमांड कम होने वाली है। इसी कारण प्राय मुद्रा स्फीति के समय मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। मुद्रा स्फीति के समय यानी कि जब मार्केट के अंदर अगर महंगाई बढ़ जाए, जब बाजार के अंदर महंगाई बढ़ेगी, वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो मुद्रा की भी मांग क्या होगी, ऑफ कोर्स बढ़ने वाली है। जब वस्तुएं महंगी होगी तो मुद्रा की मांग भी तो बढ़ने वाली है, और यदि मुद्रा का संरक्षण होगा तो मुद्रा की मांग भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मुद्रा का संरक्षण बोले तो अगर महामंदी आने का शुरू हो जाए, वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी तो मुद्रा की मांग भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आ चुका है। ठीक है सर, अब मुद्रा की मांग पर आने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको मुद्रा की पूर्ति को। ठीक है, मुद्रा की मांग को आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि मुद्रा की मांग हम क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखना है कि सब मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है।
व्हाट इज द सप्लाई फॉर मनी, इसको अच्छे से समझना। जब आपको मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति अगर अच्छे से क्लियर होगा तो आप उसका माप भी लगकर आपको अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जिसको कहते हैं M1, M2, M3 और M4। ठीक है, तो पहले इसको अच्छे से क्लियर करना। ठीक है, अब देखिएगा कि सब मुद्रा की पूर्ति से पहले हम लोग वस्तु की पूर्ति समझते हैं। जब आपको अगर वस्तु की पूर्ति अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मुद्रा की पूर्ति तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सर वस्तु की पूर्ति को समझना, देखना। मान लीजिएगा ये कोई किसान है, ये कौन है, एक किसान है। ठीक है, ये किसान क्या करता है सर, अपने खेत के अंदर उत्पादन करता है। क्या करता है सर, उत्पादन करता है। किसका, गेहूं का। अब देखना, ये किसान गेहूं का उत्पादन करता है, लेकिन ये किसान गेहूं का उत्पादन करने के बाद जब मार्केट में न ले जाकर कहां रख रहा है, गोदाम में। ये किसान गेहूं का उत्पादन कर बाजार के अंदर नहीं ले जा रहा है और डायरेक्ट कहां ले जा रहा है, गोदाम के अंदर। ठीक है, तो जब ये किसान गेहूं का उत्पादन करके गोदाम में रखेगा तब तक ये क्या कहलाएगी, स्टॉक कहलाएगी। समझ में आएगा, तब ये क्या कहलाएगी, स्टॉक। समझ में आया, जब ये किसान गेहूं का उत्पादन करके गोदाम में रखेगा तब ये क्या कहलाएगी, स्टॉक कहलाएगी। और जब ये किसान गोदाम से मार्केट में लेके जाएगा, इसलिए जब ये किसान गोदाम से मार्केट में लेके जाएगा, इसलिए बिक्री करने के लिए, सेल्स करने के लिए, बिक्री हेतु। ठीक है, जब ये किसान मार्केट के अंदर लेके जाएगा गेहूं की बिक्री करने के लिए, तब हम क्या कहेंगे कि मार्केट के अंदर वस्तु की पूर्ति हो रही है। समझ में आया, वस्तु की पूर्ति हो रही है, यानी कि सप्लाई फॉर गुड्स। ठीक है, जब ये गोदाम में था तब ये पूर्ति नहीं थी। जब ये गेहूं मार्केट के अंदर आए बिक्री हेतु, तब हम क्या कहेंगे कि मार्केट के अंदर वस्तु की पूर्ति हो रही है। ठीक है, अब ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब देखना आपको मुद्रा की पूर्ति। जब आपको ये एग्जाम अच्छे से समझ में आया तो आपको मुद्रा की पूर्ति भी अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखना, आरबीआई क्या करती है सर, मुद्रा बनाती है, यानी कि आरबीआई क्या करती है सर, नोट और सिक्के बनाती है। ठीक है, नोट और सिक्के कौन बनाती है सर, आरबीआई, यानी कि इसी के अंडर में सब चलता है। अब देखना, मैं कह रहा हूं कि आरबीआई नोट और सिक्के बनाती है, और जब ये आरबीआई नोट और सिक्के बनाकर अपने पास रखेगी स्टॉक के रूप में, क्या कह रहा हूं, जब ये आरबीआई नोट और सिक्के बनाकर अपने पास रखेगी, यानी कि स्टॉक के रूप में रखेगी। ठीक है, अपने मुद्रा का अगर भंडारण करेगी तो हम क्या कहेंगे, वो स्टॉक है। तब हम क्या कहेंगे, वो स्टॉक है। समझ आए, जब ये आरबीआई नोट और सिक्के बनाकर अपने पास रखेगी स्टॉक के रूप में, तब हम क्या कहेंगे कि मुद्रा का भंडारण हुआ, तब हम मुद्रा की पूर्ति नहीं कहेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि जब ये आरबीआई किसी अर्थव्यवस्था के अंदर, जब ये आरबीआई किसी अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की क्या करेगी, मुद्रा का चलन करेगी। जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन होगा, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि सर मार्केट के अंदर क्या हो रही है सर, मुद्रा की पूर्ति हो रही है, यानी कि सप्लाई फॉर मनी। समझ में आया, मुद्रा की पूर्ति। अगर ये आरबीआई स्टॉक के रूप में अपने पास रखेगी तब तक तो हम क्या कहेंगे कि स्टॉक्स ऑफ मनी है, मुद्रा का भंडार है। ठीक है, लेकिन जब ये आरबीआई किसी अर्थव्यवस्था के अंदर या किसी बाजार के अंदर मुद्रा का क्या करेगी, चलन करेगी। चलन का मतलब ऑपरेट करेगी। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलेट। जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या होगा, सर्कुलेट होगा, ठीक है, मुद्रा का प्रवाह होगा, तब हम क्या कहेंगे कि मार्केट के अंदर मुद्रा की पूर्ति हो रही है। समझ में आया, इसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रा की
पूर्ति, इसी को हम क्या कहते हैं सर, मुद्रा की पूर्ति। ठीक है, अब ये आपको दो चीजें समझ में आया तो मैं आगे का टॉपिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो देखना, मनी शब्द है अर्थव्यवस्था में प्रचलित सर्कुलेटेड मुद्रा की मात्रा है। यानी कि सर्कुलेट का मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा का क्या हो रहा है, चलन हो रहा है। अब यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि इसी वक्त मुद्रा का चलन, इसी वक्त मुद्रा का चलन और जो पहले मुद्रा का चलन हुआ है वो, इन दोनों का योग ही हम क्या कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति। ठीक है, कि भाई अभी कितना सर्कुलेट हुआ है और इससे पहले कितना सर्कुलेट हुआ है, उन दोनों का टोटल। अब यहाँ पर मुद्रा का तात्पर्य है कि सिर्फ नोट और सिक्कों से ही नहीं है। मुद्रा की पूर्ति का मतलब ये नहीं है कि नोट और सिक्के ही हो। मुद्रा की पूर्ति का मतलब है कि इसमें बैंक के अंदर कितने जमा हुए, बैंक के अंदर कितनी जमा है, जिसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम क्या कहते हैं इसके अंदर डिमांड डिपॉजिट, हिंदी के अंदर कहते हैं मांग जमाएं। ठीक है, अब ये सब मांग जमाएं क्या होती है, तो देखना मांग जमा को इस तरीके से समझो कि भाई आप जब भी बैंक के अंदर जाते हैं खाता खुलवाने, तो बैंक आपके दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक तो आपको होता है करंट अकाउंट्स और एक होता है आपके सेविंग अकाउंट्स। इसको हम कहते हैं चालू खाता, इसको हम कहते हैं बचत खाता। ठीक है, तो इसी को हम यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इसी को हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। इसी को हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। और दूसरा है आपके टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब समय अवधि जमा। समय अवधि जमा का मतलब होता है कि इसमें एक निश्चित समय अवधि के लिए खाते खोले जाते हैं। न तो आप समय अवधि से पहले आप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि निश्चित समय, जैसे कि मैंने कह दिया 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 5 साल के लिए आप जो खाते खोलते हैं तो वो होते हैं आपके टाइम डिपॉजिट। ठीक है, यानी कि टाइम से पहले आप बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते हैं, मांग नहीं कर सकते हैं। जब आपका समय पूरा होगा उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, बैंक से पैसे निकालने के लिए मांग कर सकते हैं, समय अवधि से पहले नहीं। तो पहले तो आप दोनों के डिफरेंट पढ़ो कि डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, टाइम डिपॉजिट क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट के अंदर दो प्रकार के खाते हैं, करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट के अंदर जब भी आप पैसों की मांग करोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन टाइम डिपॉजिट के अंदर एक समय आने के बाद ही आप पैसों की मांग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी जमा होती है, डाकघर की जमा है, वो भी शामिल होती है। ठीक है, यानी कि मांग जमा, समय की जमा और पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी जमा है इत्यादि, उन सब का योग ही क्या कहलाता है, मुद्रा की पूर्ति। ये जरूरी नहीं कि नोट और सिक्के नहीं, अभी कितना सर्कुलेट हुआ है और इससे पहले मार्केट के अंदर मुद्रा का कितना सर्कुलेट हुआ है, दोनों का टोटल कर दो, मुद्रा की पूर्ति आ जाएगी। ठीक है, ब्याज कितना चलन हुआ है और पहले कितना हुआ है, इन दोनों का टोटल। अब सर्कुलेट में बैंक की जमा भी हो सकती है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं, टाइम डिपॉजिट भी हो सकती है, पोस्ट ऑफिस की भी हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं इससे मांग जमा क्या होते हैं। देखना, वाणिज्यिक बैंक, किसकी बात हो रही है, कॉमर्शियल बैंक की, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के पास में जो भी जमा राशि है, जो भी डिमांड डिपॉजिट है, जिसे मांग के माध्यम से यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स के माध्यम से जब भी वो डिमांड करता है पैसों के लिए, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, उसको पैसे दे देगी। अब वो बंदा चाहे कैसे भी निकाल सकता है, ठीक है, यानी कि चेक के माध्यम से भी निकाल सकता है, एटीएम के माध्यम से भी वो ग्राहक अपने पैसे निकाल सकता है। यानी कि जब भी वो ग्राहक डिमांड करेगा पैसों के लिए तो बैंक उसी समय उसको लौटा देंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मांग जमा। समझ में आया? और जहां पे एक निश्चित समय अवधि के लिए आप खाता खोलते हैं उसको हम कहते हैं समय अवधि। ठीक है सर, ये दो टॉपिक्स जब आपको अच्छे से समझ में आए तब आपको मुद्रा की पूर्ति आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखना किसी सर यार मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, मुद्रा पूर्ति की माप क्या होती है। देखना, अर्थव्यवस्था में मुद्रा कहां-कहां व्याप्त है, ठीक है, इसके लिए आरबीआई ने कोड या वर्ष का प्रयोग करती है, यानी कि कहां-कहां व्याप्त है, बोले तो कहां-कहां पर
या किसकी क्षेत्र के अंदर मुद्रा ज्यादा सर्कुलेट हो रही है या किसकी क्षेत्र के अंदर मुद्रा का जो सर्कुलेट है वो सबसे कम है, तो इसके लिए क्या करती है आरबीआई ने कुछ कोड दे रखे या कुछ वर्ड्स का उपयोग कर रखे हैं। ठीक है, यानी कि भारत में आरबीआई मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए सन 1977 में यानी कि 1977 से 4 प्रकार के माप बनाए गए। कितने प्रकार के, ध्यान रखना, याद रखना है, 1977 से 4 प्रकार के माप बनाए गए जिसको हम कहते हैं M1, M2, M3 और M4। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब देखना कि 1967 और 68 से पहले सिर्फ M का प्रयोग होता था। ठीक है, यानी कि M फॉर मनी। 1967 से 1968 तक सिर्फ और सिर्फ किसका यूज हो रहा था? M का। लेकिन 1977 के अंदर इन 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपनाने लगा। अब ये सर M का मतलब यहाँ पर क्या है? M का मतलब है यहाँ पर कि भाई करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट मत समझ लेना, ओडी का मतलब है अन्य जमा। ठीक है, सी का मतलब करेंसी है। ठीक है, डी का मतलब डिमांड डिपॉजिट, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट का डिमांड डिपॉजिट। ओडी का मतलब है कि भाई आरबीआई के पास में जो अन्य विश्व या ये कह सकते हैं कि विश्व बैंक, या ये कह सकते हैं कि भाई विश्व बैंक कितनी जमा पड़ी है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि आईएमएफ इंटरनेशनल मुद्रा फंड है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की कितनी जमा राशि आपको जो भी पड़ी है। ठीक है, वो सभी किसमें जाती है? कि विदेशी बैंक वगैरह जो भी उसकी जमा होती है वो सब किसमें जाती है? अन्य जमा के अंदर। ठीक है, लेकिन जो आपका फंड होती है आईएमएफ होता है, या ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की कोई भी अगर जमा राशि है तो वो सब किसमें जाती है? आपके अंतरराष्ट्रीय अदर जमा के अंदर, अदर डिपॉजिट के अंदर, ओडी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और 1977 के बाद में 4 प्रकार के माप है। 1977 के बाद में मुद्रा के कितने माप तय किए गए हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि 1977 से मुद्रा की या मुद्रा पूर्ति के 4 माप है। मुद्रा पूर्ति के 4 माप है, जिसको हम कहते हैं तो M1, M2, M3 और M4। ठीक है, देखना मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत गहरे से आपको लगभग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 12th क्लास है तो 12th लेवल से ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपके पास में टाइम नहीं तो आप वॉच टाइम में जाके आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन आप वीडियो को स्किप करके दोहराने की कोशिश ना करें। ठीक है, वरना ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आज तक आप अच्छे से क्लियर कर दो, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे आपको समझा देता हूं। नोट करके दस। चलिए, तो अब आपको देखना है कि पहली कंडीशन आपकी क्या है सर? M1। पहली कंडीशन क्या है? M1। अब सर M1 में क्या काउंट करते हैं, क्या काउंट नहीं करते हैं, उसको देखना। तो ध्यान रखना, सबसे पहले सी का मतलब है कि लोगों के पास में कितनी करेंसी है। लोगों के पास में कितनी करेंसी है। अब वो करेंसी नोट में भी हो सकती है और सिक्कों में भी हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जिसको हम कहते हैं डीडी, डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाएं। अब इसमें मांग जमाएं क्या होती है? ये आपको जैसे मैंने बता दिया कि वह पैसा जो बैंक में जमा है, वह पैसा जो बैंक में जमा है, अभी 2 रूप में हो सकती है, या तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पर करंट अकाउंट और बचत खाता, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों की जमा इसमें काउंट होगी, दोनों ही इसमें काउंट होती है डिमांड डिपॉजिट के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ तीसरी जो डिपॉजिट है वो है अदर डिपॉजिट, ओडी जिसको हम कहते हैं। देखना, आरबीआई के पास अन्य जमा, यानी कि आरबीआई के पास जमा उस करेंसी से जो विदेशों के केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास जमा रखते हैं। ठीक है, यानी कि विदेश हर एक देश का केंद्रीय बैंक होता है, अगर वो केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास में अपनी जमा रख रहा है तो
तो उसको काउंट करना है। और इसके अलावा भारत के वित्तीय और गैर वित्तीय संस्थाओं के जो भी करेंसी है जो आरबीआई के पास में जमा है तो उसको भी काउंट करना है। बस इसमें काउंट क्या नहीं होता, तो जो बैंक के पास में जो कैश पड़ी है और जो सरकार के पास में जो जमा है उसको छोड़कर बाकी सभी इसमें जमा करते हैं। जो बैंक के पास में पड़ी है और जो सरकार के पास में पड़ी है उसको छोड़कर बाकी सभी इसमें काउंट होगी। डीडी के अंदर, डीडी के अंदर ध्यान रखना फिक्स्ड डिपॉजिट काउंट नहीं करोगे। डीडी के अंदर केवल मैंने मांग जमा का जो वह पैसा जो बैंक में जमा है, ठीक है। देखना M1 कैसे बन रही है, तो C मतलब करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट बता दिया मैंने। अदर डिपॉजिट किस में हो सकती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियन विकासशील बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हो सकती है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक द्वारा आरबीआई के पास में कोई जमा है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा को भी जमा है या एडीबी द्वारा को भी जमा है या फिर विदेशी केंद्रीय बैंक द्वारा को भी जमा है तो उसको भी काउंट करना है। समझ में आया? यानी कि विदेशों की जो भी केंद्रीय बैंक है उनके द्वारा आरबीआई के अंदर कोई जमा है तो उसको भी काउंट करना है। हर एक देश का केंद्रीय बैंक होता है, अगर किसी और देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास में जमा रख रहा है तो उसको भी काउंट करके ओडी के नाम से अदर डिपॉजिट। ठीक है, ठीक है सर। अब देखना M2 का मतलब होता है कि M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के बचत खातों में जमा है। पोस्ट ऑफिस के बचत खातों में जमा यानी कि जिसको हम कहते हैं अदर डिमांड डिपॉजिट, अदर डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, अदर डिमांड डिपॉजिट। ध्यान रखना पोस्ट ऑफिस में बचत खातों की जमा है। क्या कह रहा हूं, पोस्ट ऑफिस के अंदर बचत खातों की जमाओं को लेना है और की अदर डिमांड डिपॉजिट है जो अन्य मांग जमा होती है उसको लेना है। ठीक है सर। उसके बाद में M3 निकालना है, तो M3 कैसे निकलेगा सर, तो M1 प्लस बैंकों के पास में समय जमा। कान खोल के सुन लो अच्छी तरीके से, यहाँ पर तो आप क्या करोगे, डीडी यानी कि मांग जमा को लोगे। यहाँ पर किसको लेना है, मांग जमा को लोगे। कौन सी, पोस्ट ऑफिस की, पोस्ट ऑफिस की जो भी बचत जमा है उसको लेना है। लेकिन M3 के अंदर आपको कौन सी लेनी है, जो समय जमा होती है, जो टाइम डिपॉजिट होती है जिसको हम कहते हैं FD या फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। तो ध्यान रखना M3 के अंदर TD को ऐड किया जाता है यानी कि टाइम डिपॉजिट को, न कि DD को। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि इसमें DD ऐड होता है और इसमें TD होता है। इसमें डिमांड डिपॉजिट है जबकि इसमें टाइम डिपॉजिट है। क्लियर है? ठीक है। अब देखना सर कि M4 निकालना, तो M4 कैसे निकलेगा सर, तो M3 प्लस करो पोस्ट ऑफिस की जो भी सभी बचत जमा है, पोस्ट ऑफिस की सभी जमा को लेना है। अब पोस्ट ऑफिस की सभी जमा यानी कि हर तरह के टाइप डिपॉजिट होंगे वो भी होंगे, यानी कि M4 के अंदर DD भी होगा, TD भी होगा, हर प्रकार की जमा होगी, अन्य जमा भी शामिल होती है। यानी कि इसमें हर तरह के टाइप डिपॉजिट लेने हैं, यानी कि हर तरह की करेंसी लेनी है। विदेशों की करेंसी तो उसको भी काउंट करना है। जैसे कोई मान लीजिएगा किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र है या सुकन्या समृद्धि योजना द्वारा है या फिर मान लीजिएगा अटल पेंशन योजना है तो उसको भी हम काउंट करेंगे। बस इस पर काउंट किसको नहीं करना है, तो जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो हमें NSC मिलती है, जो हमें NSC मिलती है, NSC का मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्र जो हमें प्राप्त होता है उसको काउंट नहीं करना। राष्ट्रीय बचत पत्र जो हमें प्राप्त होता है उसको काउंट नहीं करना, यानी कि NSC को शामिल नहीं करना है इसमें M4 के अंदर। समझ में आया? इसके अलावा बाकी सभी इसमें काउंट होंगे। DD है तो वो भी काउंट होगा, TD है तो वो भी काउंट होगा, OD है तो वो भी काउंट होगा। हर तरह के सभी जमा उसमें शामिल करने, बस NSC को शामिल नहीं करना। यही क्या है आपकी मुद्रा की पूर्ति की माप। अब एक छोटा सा वर्ड आता है कि सर ये तरलता क्या होती है, तो तरलता को पीछे से समझ जाना, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, एक बार उसको नोट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब देखो कि तरलता की दृष्टि से M1, M2, M3 और M4, ठीक है, यानी कि
यहाँ पर देखना है कि तरलता का मतलब होता है कि जो आसानी से कैश आपको है वो, या आसानी से कैश आपको प्राप्त हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि आसानी से कैश में बदला जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखना M1 के अंदर से क्या इंक्लूड होगा उसको देखना है। और इससे पहले एक बार देख लो कि भाई आसानी से कैश में बदला जा सकता है, मतलब आपको पता होगा कि मुद्रा के 3 रूप होते हैं। जैसे ये कह सकते हैं कि कोई कैश है, या फिर कोई गोल्ड है, या फिर कोई जमीन है। तो ये मुद्रा के एक रूप है। ठीक है, यानी कि इनकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, देखना कि सर M1 पॉकेट में या अकाउंट में जो रखी हुई, या इसे जब चाहे चेक या एटीएम से हम निकाल देते हैं, इसीलिए सबसे तरल है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि M1 के अंदर हम लोग केवल इसको काउंट करते हैं डीडी को, मान जमा है। ठीक है, यानी कि कितनी करेंसी है, कितनी डिमांड डिपॉजिट है और कितना अदर डिपॉजिट है। ठीक है, इनको हम काउंट कर देते हैं। यहां पर हम कैश की बात क्यों करते हैं? देखिएगा, आपके पास में जो गोल्ड है, अब गोल्ड से आप तुरंत तो आप कोई वस्तु को खरीद नहीं सकते, या गोल्ड को डायरेक्ट तो आप मुद्रा में बदल नहीं सकते। गोल्ड के लिए आपको पहले दुकान में जाना पड़ेगा, उसको चेंज करवाना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद में कैश मिलेगी। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा एक लंबा हो जाता है। तो ये क्या होता है, जो गोल्ड होता है, तो गोल्ड एक्चुअली क्या सबसे कम तरल है, जबकि जो कैश होता है वो क्या है, सबसे ज्यादा तरल होता है। समझ में आया? क्योंकि गोल्ड और जो जमीन है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो सबसे थोड़ा कम तरल है, लेकिन तरल जरूर है। ठीक है, तरल जरूर है, बाकी ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन कैश है, कैश के माध्यम से आप कभी भी किसी भी वक्त आप वस्तुओं को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, और M2 में क्या होगा, तो सर M2 में चेक की सुविधा नहीं होती है। मैंने आपको बताया कि भाई जो M2 है, M2 के अंदर सर क्या होता है, तो M2 के अंदर हमेशा क्या होती है सर, पोस्ट ऑफिस की बचत जमा होती है। ये आपको पता है, M2 में क्या होती है, पोस्ट ऑफिस की बचत जमा होती है। तो पोस्ट ऑफिस की बचत जमा होती है, तो इसमें चेक की तो बात होती ही नहीं है। यानी कि M2 के लिए आपको अगर कैश प्राप्त करने तो कहाँ जाना होगा, पोस्ट ऑफिस के अंदर जाना पड़ेगा। तो पोस्ट ऑफिस में ज्यादा मतलब इसमें तो कम तरह है, आपके पास में चेक नहीं है। अब चेक नहीं है तो आपको नॉर्मल फिर कहां से कैश लोगे, आप पोस्ट ऑफिस से लोगे। मतलब ये क्या है, एक्चुअली कम तरल है। ठीक है, मतलब M1 क्या है, M1 में ज्यादा है तरल, लेकिन M2 में कम है। M1 में ज्यादा तरल, लेकिन M2 में कम है। इसी प्रकार M3 के अंदर क्या होगा, तो सर M1 और M2 की तुलना में कम तरल है, इसे M1 और M2 की तुलना में आसानी से कैश में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट को शामिल किया जाता है। M3 में क्या होता है, तो सर M3 के अंदर टाइम डिपॉजिट होता है, और निश्चित समय पूरा होने के बाद में ही आप कैश को निकाल सकते हैं। आपको पता है फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होती है, FD, जो निश्चित समय के लिए होती है। तो वहां पर आपको वेट करना पड़ेगा, निश्चित समय के बाद में ही आप कैश को निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं निकाल सकते। M4 है, तो M4 के अंदर आपको पता ही है कि पोस्ट ऑफिस की जो भी बचत जमा है उसको भी काउंट करना है, TD है तो उसको भी काउंट करोगे, DD है तो उसको भी काउंट करोगे। ठीक है, केवल NSC को छोड़कर, NSC होती है वो इसमें शामिल नहीं करते, बाकी इसमें सब शामिल होता है। ये कह सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना है, या फिर अटल बिहारी योजना है। ठीक है, तो इनको हम काउंट करते हैं, लेकिन जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है उसको हम काउंट नहीं करते। तो ये क्या है, तरलता है। तरलता का मतलब लिक्विडिटी है, मतलब जो तुरंत प्रभाव से आपको कैश मिल जाती है। मतलब M1, M2, M3 और M4 के अंदर किस प्रकार से उसकी तरलता हो रही है कि सर M1 में सबसे ज्यादा तरल है, किससे, M2 से। M2 में ज्यादा तरल है, किससे, M3 से। और M3 में ज्यादा तरल है, किससे, M4 से। समझ में आया? मतलब M1 में सबसे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि M1 के अंदर करेंसी भी है, डिमांड डिपॉजिट भी है और अदर डिपॉजिट भी है। क्लियर है? ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर में क्या करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे मुद्रा के महत्व के साथ में। ओके, बाय।